नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नए साल की ढेर सारी बधाई। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मेरा मानना है कि आपकी प्रसन्नता आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। कोई दौलत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई रुतबा नहीं। आप प्रसन्न हैं तो सब कुछ है। आपको ये कभी टेस्ट करना हो कि ऊपर वाला आपसे खुश है या नहीं, तो आप ये देखिए आप दिन में कितने खुश रहते हैं। तो इस साल संकल्प लीजिए कि आपको जो भी करना है उसके लिए पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप खुश कैसे रह सके। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। और नए साल पे योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी को 440 वोट का करंट दिया है। एक झटके से मोदी जी के मंत्री की बैंड बजा दी है। ऐसी बैंड बजाई है कि मंत्री जी कहीं जेल ना चले जाएं। ये सारे खुलासे अभय द्विवेदी जी के संग बातचीत में आज आप सुनेंगे। और शानदार बातचीत है। और मध्यम वर्गीय परिवार का क्या दर्द है, ये भी हमने आज अभय द्विवेदी जी के संग बातचीत की है। मध्यम वर्गीय परिवार को तो मोदी सरकार ने अपना गुलाम समझ लिया है। उनको लगता है कि हमारे कहने पे ताली बजाएगा, थाली बजाएगा, टैक्स का बोझ इस पे लाद दो, सारी समस्याएं इसके लिए पैदा कर दो। और अब क्या किया है, आज की बातचीत सुनिएगा। बहुत जोरदार बातचीत है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। आखिर मणिपुर के मुख्यमंत्री को शर्म आई, उनको लगा कि पूरी दुनिया में बदनामी हो गई, इतनी भयंकर हिंसा हुई। प्रधानमंत्री को तो मणिपुर का माँ याद ही नहीं आया, कभी मणिपुर गए नहीं। लेकिन अब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है हिंसा के लिए। क्या पर्याप्त है इतना? इतने 1-1.5 साल बीतने के बाद मुख्यमंत्री को होश आता है कि वो माफी मांग लें। तो ये देश का इकलौता प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो इतने हिंसा के बाद महिलाओं के नग्न जुलूस निकाले गए, सब कुछ हुआ वहां पे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक ना माफी मांगी कि उनके संरक्षण में देश के एक राज्य में इतनी भयंकर हिंसा हुई, और ना कुछ बोला। इतने सालों बाद ये मणिपुर के मुख्यमंत्री को अचानक ये माफी का जो ड्रामा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या लगता है, क्यों किया होगा उन्होंने ये? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि वीरेंद्र सिंह ने इसलिए माफी मांगी क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से नहीं आते हैं। वो पहले कांग्रेसी थे। उससे पहले वो जहां तक मुझे ध्यान है वो हॉकी के प्लेयर थे। भारत की टीम में भी खेले हैं वीरेंद्र सिंह। और उसके बाद में वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के नेता बने और मणिपुर की प्रमुख हस्ती बने। फिर कांग्रेस से वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये है कहानी वीरेंद्र सिंह की। तो उन्होंने इसलिए माफी मांगी क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं है। अगर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से आए होते तो वो माफी नहीं मांगते। इसलिए नहीं मांगते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से आया हुआ हर व्यक्ति ये मानता है कि मणिपुर में जो हो रहा है वो होना चाहिए। इसीलिए अमित शाह ने आज तक माफी नहीं मांगी। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने आज तक माफी नहीं मांगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज तक वहां कभी गए नहीं। दूसरे, वीरेंद्र सिंह के माफी मांगने से होता क्या है? वीरेंद्र सिंह तो वहां पर केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। आपको ध्यान कीजिए, जब मणिपुर के सवाल पर एक अविश्वास प्रस्ताव आया, विपक्ष लाया था पिछली संसद में, तो उस वक्त अमित शाह ने एक लंबा भाषण दिया था। उस लंबे भाषण में अमित शाह ने स्वयं स्वीकार किया था कि मणिपुर में तैनात हर एक अफसर उन्होंने भेजा है और वीरेंद्र सिंह द्वारा तैनात अफसरों को हटाकर उन अफसरों की तैनाती की गई है। चाहे वो वहां के पुलिस प्रमुख हों, चाहे वहां के वो मुख्य सचिव हों, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, कोई भी हो, सारे के सारे अफसर अमित शाह ने भेजे हैं। व्यवहारिक रूप से मणिपुर का पूरा शासन केवल और केवल केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय चला रहा है। वीरेंद्र सिंह को इसलिए वहां पर तैनात कर रखा है ताकि कहने के लिए एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार बनी रहे, नाम मात्र की, उसका एक पर्दा पड़ा रहे। अगर वीरेंद्र सिंह को हटा देते और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते तो सीधे सीधे ये हो जाता कि केंद्र सरकार के हाथ में है पूरा शासन। अब तकनीकी रूप से वीरेंद्र सिंह के हाथ में शासन है, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वो किसी एक अफसर का ट्रांसफर नहीं करा सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो पूरा का पूरा शासन मणिपुर के व्यवहारिक मुख्यमंत्री अमित शाह हैं। अगर मणिपुर की हिंसा के लिए, सतत होती हुई हिंसा के लिए अगर किसी को माफी मांगने की जरूरत है तो सबसे पहले अमित शाह को माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देशों पर सारा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक योजना है जो योजना पूरे वो मान के चलती है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में
उत्तर पूर्व में गलतियां की और उन गलतियों के कारण उत्तर पूर्व में जो गैर हिंदू अल्पसंख्यक थे उनकी बनाई और वो लोग सौदेबाजी करने या अपनी शर्तें रखने में कामयाब हुए। मणिपुर को वो एक उदाहरण के तौर पर, एक प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित करना चाहते। देखिए, ऐसी संघ परिवार की बहुत सी प्रयोगशालाएं देश में है। गुजरात संघ परिवार की एक प्रयोगशाला है, उत्तर प्रदेश संघ परिवार की एक प्रयोगशाला है, मैं मानता हूं दिल्ली भी संघ परिवार की एक प्रयोगशाला। अगर दिल्ली संघ परिवार की प्रयोगशाला नहीं होती तो दिल्ली में जिस तरीके से पीएमएलए का बेजा इस्तेमाल हुआ तो संघ परिवार उसके ऊपर तमाम आपत्ति करता। कई प्रयोगशालाएं हैं, मणिपुर भी उत्तर पूर्व में एक ऐसी ही प्रयोगशाला है। वो वहां पर दिखाना चाहते हैं कि जो हिंदू हैं, जो हिंदू बहुसंख्यक है, जो कि वहां पे मैतेई हैं, हिंदू बहुसंख्यकों की ही चलेगी, उन्हीं की बल्ले बल्ले होगी कि उस देश में बहुसंख्यकवाद की हुकूमत है। ये वो साबित करना चाहते हैं और उसके लिए बीरेन्द्र सिंह उनके एक प्यादे हैं, बीरेन्द्र सिंह उनके एक औजार हैं। क्योंकि वीरेन्द्र सिंह स्वभाव से आरएसएस वाले नहीं है, स्वभाव से बीजेपी वाले नहीं है, कुछ ना कुछ उनके अंदर, मैं समझता हूं उनके अंदर कुछ कांग्रेसी तत्व रहा होगा, इसीलिए उन्होंने माफी मांग ली। जैसे कभी सरदार मनमोहन सिंह ने भी लोकसभा में खड़े होकर जो सिखों का नरसंहार था उसके लिए माफी मांगी थी। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व के तहत हुए मुसलमानों के नरसंहार के लिए कभी माफी नहीं मांगी। उसी तरीके से मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है उसके लिए भी कभी नरेंद्र मोदी या अमित शाह माफी नहीं मांगे। बड़ा दुखद है ये कि किसी राज्य में ऐसे महिलाओं के नग्न जुलूस निकाल लिए जहाँ किसी को फर्क ना हो। उधर एक बड़ी भयंकर खबर आई है, वो खबर ये है कि देश में जो गोल्ड पे लोन लेते हैं, सोना रख के उधार लेते हैं, उनके डिफॉल्टर की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बहुत तेजी आई है। और कारण यह है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसने अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी दवा के लिए, मकान की किस्त के लिए कमर टूट गई है, अपना सोना गिरवी रखा है और वो उसकी किस्त चुका नहीं पाए तो सोना छुड़ा नहीं पाए और सोने पे डिफॉल्टर की संख्या बढ़ गई। यानी जिन लोगों ने सोना रख के कर्जा लिया था वो अपना सोना छुड़ा नहीं पाए, वो कंपनी का सोना हो गया। इस भारत में जहां प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी लंबी डींगे मार रहे हैं कि हम 5 महीने इकोनॉमी हो जाएंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां के मध्यम वर्गीय परिवार का दर्द यह है कि वो सोना छुड़ा नहीं पा रहे हैं। घर की महिलाओं के लिए जिंदगी जैसा होता है सोना, छोटे छोटे सोने के आभूषण इकट्ठा करती हैं, वो रखती हैं, सजोती हैं कि अपने बेटी की शादी होगी इसको देंगे, लेकिन अब जीवन जीने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं और सोना छुड़ा नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है अभय जी, ये भारत की असली तस्वीर है? साल के पहले दिन ये खबर कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि 2025 की शुरुआत में हम इस खबर की जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भारत का मध्यम वर्गीय परिवार तबाह हो गया है इन 10-11 सालों में। और उस मध्यम वर्गीय परिवार को उन्होंने कोल्हू का बैल समझ लिया। कहाँ जाएगा ये मध्यम वर्गीय? हमारी जय जयकार करेगा, ताली बजाएगा, कोरोना में थाली बजाएगा, लाइट जलाएगा, कोई चिंता ही नहीं है। ये खबर कहाँ तक चिंता में डालने के लिए है भारत के लिए? आपने बहुत ही अहम तथ्य पर अपनी उंगली रखी है संजय जी। आज इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से इस खबर को प्रकाशित किया है और आज सुबह जब मैंने इस खबर को पढ़ा तभी मुझे लगा था कि इस प्रश्न के ऊपर चर्चा आपके साथ होनी जरूरी है और आपने ठीक ही चर्चा की शुरुआत कर दी। देखिए, अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि भारत का जो मध्य वर्ग है वो पिछले 10 वर्ष से, खासतौर से जब से ये सरकार सत्ता में आई है, आर्थिक समस्या पहले चल रही थी, जब से सरकार सत्ता में आई है और उसकी नीतियां हैं, उसकी वजह से मध्य वर्ग की आमदनी बढ़ना बंद हो गया। इस चक्कर में हुआ यह है कि मध्य वर्ग एक दुहरी भीष में फंस गया है। एक तरफ तो बाजार का दबाव है, बाजार का दबाव आपसे उम्मीद करता है कि आप अपनी जो शान शौकत के साथ रहने की महत्वाकांक्षाएं हैं उनके ऊपर संयम ना लगाएं और जो विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन, जगमगाते विज्ञापन, चमचमाते विज्ञापन है, उससे आपकी जो आकांक्षाएं हैं, मतलब आपकी इच्छाएं हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, वो लगातार आपकी बढ़ती रहती हैं। फिर आप उसी तरीके से अपने बच्चों के भविष्य की कल्पना करते हैं कि बच्चे ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करें और जो आप खुद नहीं प्राप्त कर पाए, जितने अच्छे कपड़े खुद नहीं पहन पाए, उससे ज्यादा अच्छे कपड़े अपने बच्चों को पहनवाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में सभी मध्यवर्गीय कर्ज लेते हैं। देखिए, एक होता है एजुकेशनल लोन, होते हैं एजुकेशनल लोन लेते हैं लोग। एजुकेशनल लोन में क्या होता है, ये तो आप गोल्ड लोन की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एजुकेशनल लोन की समस्या बताता हूँ। जब शिक्षा का कर्ज लिया जाता है तो बॉन्ड ये भरवाया जाता है कि जब जो शिक्षा प्राप्त कर लेगा, यानी जब उसको कोई एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी या डिप्लोमा मिल जाएगा, तो वो खुद ही उस लोन को चुकाएगा, यही तो कहा जाता है।
लेकिन इसमें इसके साथ तो ये गारंटी रहती है, एक बात समझ में आती है कि भाई उसको कहीं प्लेसमेंट मिलेगा। आजकल प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से या स्टेट बैंक से या दूसरे सरकारी बैंकों से कोई चीज अपना मकान के पेपर्स गिरवी रख के या किसी तरीके से उन्होंने कर्ज लिया है। उस कर्ज के बाद में जब आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई या आपको कोई डिप्लोमा मिल गया या आपने MBA की डिग्री मिल गई आपको, उसके बाद में अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप किस्तें चुकाएंगे। जब आप किस्तें नहीं चुका पाते तो उसके बाद में फिर समस्या पैदा होती है, और समस्या पैदा होती है तो या तो डिफॉल्ट होता है या डिफॉल्ट नहीं होता है तो जो चीजें आपने कोलेटरल के तौर पर रखी हैं वो चीजें आपकी फंसती हैं, आपकी अचल संपत्तियां फंसती हैं उसमें। देखिए गोल्ड लोन से संबंधित जो मध्य वर्ग का संकट है उसके बारे में एक बात जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है वो मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति के घर में दो तरह की संपत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें अचल संपत्ति आप कह सकते हैं। एक है उसका घर या जमीन, इस तरह की जायदाद जो अचल संपत्ति है, और दूसरा होता है उसके घर का सोना, वो अचल संपत्ति है। ये दो अचल संपत्तियां होती हैं। इन दो अचल संपत्तियों को केवल एक ही स्थिति में व्यक्ति लिक्विडेट करता है, यानी बेचता है इन अचल संपत्तियों का, उनका नकदीकरण करता है अचल संपत्तियों का, जब वो किसी दूसरी अचल संपत्ति को हासिल करना चाहता हो। आप सोना बेचकर घर खरीदते, सोना बेचकर आदमी घर खरीदता है, अक्सर जेवर बेचकर घर खरीदता है आदमी, या जेवर गिरवी रख के आदमी घर खरीदता है। यानी उसका आप नकदीकरण तभी करते हैं जबकि आपको एक अचल संपत्ति के बदले दूसरी अचल संपत्ति हासिल करनी होती है। अगर आप अचल संपत्ति से अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाना चाहते हैं उसको बेचकर, तो इसका मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आपके पास आमदनी की कमी है, आपकी आमदनी न केवल बढ़ नहीं रही है, जो मौजूदा आमदनी है वो आपके खर्चे के मुकाबले बहुत ही कम है, और खर्चा ऐसा है इसको आप अवॉइड नहीं, खर्चा ऐसा है इसको आप टाल नहीं सकते। आप अगर घर बेचकर या घर गिरवी रखकर, सोना बेचकर या सोना गिरवी रखकर अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करेंगे, अगर आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए खर्च करेंगे, तो आपकी दुर्गति होना बिल्कुल तय। इसका मतलब यह है कि आपका आर्थिक भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय हो चुका है। कोई भी मध्यवर्गीय किसी भी कीमत पर अपनी अचल संपत्ति नहीं बेचना चाहता। अगर अचल संपत्ति बेचने की, अचल संपत्ति गिरवी रखने की नौबत आ रही है, इसका मतलब यह है कि वह आर्थिक संकट का शिकार है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर इसका आपने जिक्र किया है, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भारत का मध्य वर्ग आर्थिक संकट का शिकार हो चुका है पूरी तरीके से। और मौजूदा अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से चल रही है, ने उसको आर्थिक संकट में ढकेला है, और वो अर्थव्यवस्था उसके सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ रही है। वो अपनी अचल संपत्ति को गिरवी रखकर या उसको बेचकर उससे अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर रहा है, खर्चे कितने भी जरूरी क्यों ना हो। देखिए, जिसको हम लोग मध्य वर्ग कहते हैं वो दरअसल उस तरह से मध्य वर्ग नहीं है जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। किताबों में पढ़ाया जाने वाला मध्य वर्ग वो है जो मध्य में खड़ा हुआ है, लेकिन जो ऊपर की तरफ गति कर रहा है, यानी अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्ग की तरफ बढ़ रहा है। ये एक ऐसा मध्य वर्ग है जो निम्न मध्य वर्ग में उतरने के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, जो निम्न मध्यम वर्ग में गिरने के विरोध में संघर्ष कर रहा है। ये स्थिति है इसकी। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। कितनी भी आप ढींगे मारे हैं, कुछ भी करें। अब देखिए, जैसे ही सोना महंगा हुआ तो हर व्यक्ति को लगा कि सोने का जो परचेज प्राइस है, यानी जितने उसने प्रति तोला के हिसाब से या प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोना खरीदा था, उससे ज्यादा का आपको उसके ऊपर कर्ज मिल सकता है, उससे ज्यादा का आपको कर्ज मिल सकता है। और उसके बाद बेतहाशा बैंकों में सोना गिरवी रखकर कर्ज प्राप्त करने की होड़ लग गई। और चूंकि आपके पास आमदनी नहीं है, आप उस कर्ज को चुका नहीं सकते, उसका ब्याज नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अब आप बुरी तरीके से चक्कर में फंस गए। और आपके पास जो सुरक्षा थी, यानी जो आप कभी संकट में कहते नहीं, संकट जब आएगा तो हमारे पास संकट से निपटने के लिए ये चीजें रखी हुई हैं। आप नई संपत्तियां नहीं हासिल कर पा रहे हैं और संकट से निपटने के लिए आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। मुझे बताइए अभय जी, ये मध्यम वर्ग हमेशा मोदी सरकार का बड़ा हितैषी रहा है,
आमतौर पर आप देखेंगे कि जो सोसाइटी अंकल आंटियां होती हैं, दिन रात हिंदू धर्म का जाप पढ़ती रहती हैं, अंकल आंटी लोग मोदी जी का प्रचार करते रहते हैं। हर सोसाइटी का आरडब्ल्यू का ये हाल है। क्या सरकार ने ये मान लिया कि ये तो हमारे मजदूर मजदूर कहीं जाएंगे ही नहीं, तो हम इनकी चिंता क्या करना, ये रहेंगे तो ये इतना इतना निकृष्ट सरकार कैसे सोच सकती है? देखिए, हिंदू 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 करके जिन लोगों को इन लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, उन लोगों की धीरे धीरे सबकी समझ में आ रहा है कि दरअसल वो किस चक्कर में फंस गए हैं। मैं तो आज ही एक व्यक्ति से बात करके आ रहा हूं, वो पूरी जो आप जो बात कह रहे हैं ना, इन तमाम प्रश्नों के ऊपर एक गैर पॉलिटिकल आदमी थे, पढ़े लिखे, जो अपने आप को खुशहाल भी मानते थे, वो ये मानते थे कि उनकी जिंदगी आप पहले की तरह सुविधाजनक नहीं रह गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं से बातचीत कीजिए, वो मानते ही नहीं है कि ये सारी समस्याएं भी हैं कोई। इसलिए कभी उनके जो रणनीति के लिए जो बैठकें होती हैं, उनमें इन प्रश्नों के ऊपर विचार ही नहीं होता। उनमें तो इन प्रश्नों विचार होता रहता है किस तरह मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जाए। सारी समस्याओं का हल ये है कि मुसलमान विरोधी डिस्कोर्स चलाया जाए, मुसलमान विरोधी नैरेटिव सेट किया जाए, खुदाइयां की जाए। अब्दुल की चूड़ी टाइट होने के चक्कर में मध्यम वर्गीय की चूड़ी टाइट हो गई। मध्य वर्ग की जो गोल्ड लोन क्राइसिस है, ये क्राइसिस इस बात की प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है, केवल मध्य वर्ग संकट में नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो बिना मध्य वर्ग की बहबूदी के, बिना मध्य वर्ग की समृद्धि के आगे बढ़ती हो। मध्य वर्ग ही दरअसल किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है वो मोटिव फोर्स होता है, उसका इंजन होता है, चालक इंजन होता है। क्योंकि मध्य वर्ग की आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी तो वो बाजार में नहीं निकलेगा, वो चीजों को खरीदेगा नहीं, तब तक कंज्यूमरिज्म पैदा नहीं होगा, तब तक आप जो भी फैक्ट्रियों में माल बनाते हैं वो माल नहीं बिकेगा, लोगों के चेहरे पे खुशहाली की चमक नहीं आएगी। मध्यवर्ग ही दरअसल आपका पूरा नैरेटिव चलाता है। और ये सरकार जिस मध्यवर्ग के दम पर अपना हिंदुत्ववादी नैरेटिव चला रही थी, दरअसल वही मध्यवर्ग धीरे धीरे कर अपनी इन्हीं परेशानियों के कारण इस सरकार के खिलाफ होता चला जाएगा। यही मध्यवर्ग था जिसकी वजह से, ये मध्यवर्ग हर तरह का है, ये दलितों का मध्यवर्ग है, ये ओबीसी समाज में से निकला हुआ मध्यवर्ग है, ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया समाज में से निकला हुआ मध्यवर्ग है, ये भूमिहारों में से निकला हुआ मध्यवर्ग है। मध्यवर्ग तो किसी एक जाति का नहीं होता है। अगर मध्यवर्ग संकट में है तो समझ लीजिए सभी जातिगत समुदाय संकट में है, और ये नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। उधर हम बात कुछ योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं। नए साल के पहले दिन जो खबर आ रही है वो भूचाल मचा रही है। योगी जी ने मोदी जी के मंत्री का काम लगा दिया। आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल ने एक लेटर जारी कर दिया था कि भाई जो यूपी में जो लेटर हो रही है उसमें पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। बाकायदा अनुप्रिया पटेल ने लेटर जारी कर दिया था और योगी जी के पसीने आ गए थे कि ये कहा क्या। और पूरे समाजवादी पार्टियों ने उस लेटर पे हल्ला काट दिया था कि देखो अब तो मोदी के मंत्री भी मान रहे हैं कि यूपी में ठाकरों का राज है, बैकवर्ड की उपेक्षा हो रही है। उनके पति उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हैं आशीष पटेल ने अपने डिपार्टमेंट में जो बैकलॉग भरना था, नियम यह है कि नई नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रमोशन देके एक दो नहीं करोड़ों से आरोप है कि सैकड़ों करोड़ का खेल कर दिया। लोग तो बता रहे हैं 200-300 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत का लेन देन हो गया। इस पर बवाल मच गया। अब योगी आदित्यनाथ को लगा कि अब सही मामले में मियां बीवी फंसे और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसकी जांच जब हल्ला मचा तो कि जांच में एसटीएफ से करा देता हूँ। एसटीएफ का मतलब अमिताभ यश जो योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अफसर माने जाते हैं और जो योगी जी कहते हैं वो आंखें बंद करके लेफ्ट या राइट जो कहेंगे वो काम करेंगे। अब आशीष पटेल ने बाकायदा एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दी और यूपी के सूचना इंफॉर्मेशन पे आरोप लगा दिया कि शिशिर सिंह इसको बंद करें तुरंत, मेरा चरित्र हनन हो रहा है, ये कैसे हो जाएगा और ये मैं सीबीआई जांच करा ले, मेरी बीवी की जांच करा ले। लेकिन जो फजीयत होनी थी वो तो हो चुकी। अब आशीष पटेल पे दे दनादन आरोप लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ शायद मुस्कुरा आगे कह रहे हैं बेटा मुझसे पंगा करोगे तो ऐसा फंसोगे। कुर्मी जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति कितना महत्व रखती है आप जानते हैं। तो योगी जी ने इस बार मोदी जी के मंत्री का या मोदी सरकार का ठीक से काम लगाया है। क्या लगता है आपको कहां तक जाएगी ये बात? देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा चुनाव की मुहिम चल रही थी और हम लोगों को उत्तर प्रदेश से छन छन के खबरें आ रही थी कि कौन कौन सी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, उसी वक्त कुर्मी वोटर का महत्व निकलकर सामने आया था कि और ये समझा जा रहा था कि कुर्मी वोटर जो है वो एक खास तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और अखिलेश ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक पत्ते लगाए थे
उससे भी ये बात निकल कर आ रही थी। तो अब भाजपा के पास तो जो अपना दल है, खासतौर से अनुप्रिया पटेल का अपना दल, कुर्मी वोटर पाने का वही एकमात्र साधन है। अगर अनुप्रिया पटेल का अपना दल भाजपा भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएगा और एनडीए में उसकी सदस्यता और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह संकट में फंस जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आगे जब अभी विधानसभा चुनाव आएगा उस वक्त ये चीज गुल खिलाएगी, और अब जो लोकसभा चुनाव आएगा उस वक्त तो ये चीज गुल खिलाएगी। कुर्मी वोट, लोकसभा चुनाव ने साबित किया है कि कुर्मी वोट स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोटर नहीं है। अनुप्रिया पटेल की वजह से उनके जरिए कुछ कुर्मी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ऐसी स्थिति है जो कि दो तरफा मार करेगी। एक तो इसके जरिए योगी जी ने जो मोदी और शाह से अपना हिसाब किताब जो साफ करना चाहा है, वो हिसाब किताब भी साफ किया है, और उन लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने, जब वो संकट में थे, यानी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद संकट में थे और उनके खिलाफ जब जांच चल रही थी और दिन रात उनके ऊपर उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से उप मुख्यमंत्री के जरिए हमले किए जा रहे थे, तो अब उन्होंने कहा है कि हम एक एक करके हिसाब साफ करेंगे। ये साफ उन्होंने पटेल फैमिली से, पटेल परिवार से हिसाब साफ किया है, लेकिन और भी लोगों ने उनकी शिकायतें लगाई थी, उनसे भी वो एक एक करके हिसाब साफ करने वाले हैं। और उनको इस बात की कोई खास चिंता नहीं है कि आप लोकसभा चुनाव जीते या न जीते। ये तो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा दिया कि वो लोकसभा चुनाव जीतने हारने से उनकी कोई चिंता नहीं है। उनकी चिंता जरूर है कि विधानसभा चुनाव जीतना चाहिए, और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में फिर वो आराम से बैठ जाएंगे। अगर विधानसभा चुनाव वो जीतते हैं 2027 का, तो आराम से फिर बैठ जाएंगे। मोदी जी कहेंगे आप लोकसभा चुनाव जीत लीजिए। यही बिल्कुल काम उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। यानी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एंड टाइम पे योगी जी ने दिखा दिया मोदी जी को कि धोबी पार चलना वो भी जानते हैं, और चल के दिखा दिया। जाहिर है अब ये लड़ाई और बढ़ने वाली है। यूपी के एक मंत्री जी का मुझे लगता है बैंड बजने वाला है अगर एसटीएफ दस्तावेज निकल रही। लेकिन बड़ा समस्या है, ऐसे ही एक आरोप लगा था यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे जितेंद्र प्रसाद, जो केंद्रीय मंत्री, उन पे भी सेम आरोप लगा था कि जितेंद्र प्रसाद बाबू ने अपने डिपार्टमेंट में जब पोस्टिंग करनी थी, ट्रांसफर करने थे, 1-2 करोड़ नहीं 400 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आई थी। और जितेंद्र प्रसाद अपना ओएसडी दिल्ली से लाए थे, योगी जी ने तुरंत उसे वापस कर दिया, विजिलेंस को जांच दे दी, बच गए जितेंद्र प्रसाद, वरना वो भी योगी जी का बस चलता तो पहुंचा देते वो अंदर। इसका मतलब योगी जी जो दिल्ली की टीम है उसको एक एक करके ठिकाने लगा रहे हैं। नहीं, देखिए योगी जी तो मुख्यमंत्री बनने के मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के बाद में वो पूरी एक ऑटोनोमस चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश उनकी लगातार रही है, और उस चीज को कभी भी नरेंद्र मोदी ने, पीएमओ ने और अमित शाह ने कभी उसको पसंद नहीं किया। और अब 2024 के चुनाव के दौरान ही झगड़ा शुरू हो गया था, और उसके बाद से जो स्थिति है उसमें उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो अपनी दावेदारी जरूर करेंगे, और ऐसे किसी व्यक्ति को वो छोड़ने वाले नहीं है जिन्होंने उनकी टांग खिंचाई की है या जिन्होंने उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर प्रतिष्ठा को संदिग्ध बनाया है। योगी जी उसके ऊपर हमला जरूर करने वाले हैं, और वो बचेगा नहीं किसी कीमत पे। और इस मामले में उनका मामला साफ है, वो निजी तौर पर लोगों से मिलते हैं और साफ कहते हैं कि मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। देखिए ये दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं ये बने हुए हैं अभी, क्योंकि अभी योगी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इनको निकाल सके। उनका बस जिस दिन बस होगा उस दिन वो इन दोनों को भी मंत्रिमंडल से निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इस रोचक बातचीत में आपने समय दिया, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी की बातचीत से आप समझ गए होंगे कि यूपी में क्या होने वाला है, देश में क्या होने वाला है, और मध्यम वर्गीय परिवार के साथ क्या होने वाला है। कैसी लगी बातचीत, मुझे अपनी राय से अवगत कराइएगा। एक बार फिर नए साल की हार्दिक बधाई, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू।